हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है वियतनाम की। तो भाई टेलीग्राम को बैन कर दिया गया है वहां पे। माना जा रहा है गवर्नमेंट के साथ में टेलीग्राम ने ढंग से कोऑर्डिनेशन नहीं किया, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने बैन किया है। क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। गवर्नमेंट कह रही थी कि उसको रोको और टेलीग्राम वाले नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए बैन किया गया है। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी गलत प्रैक्टिस चलती है टेलीग्राम के ऊपर। बाकी अगर मैं बीएसएनएल की बात करके चलूं तो 280 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है क्वार्टर 4 के अंदर। भाई लगातार 2 क्वार्टर हो गए हैं वो प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया चीज है। एक कंपनी जो कि ऐसा लग रहा था कि बर्बाद हो जाएगी, कंपीट नहीं कर पाएगी, आज वो लगातार 2 क्वार्टर से प्रॉफिट रिपोर्ट कर पा रही है। ये एक अच्छी चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जियो से compete कर रही है, एयरटेल से compete कर रही है, बट ठीक है 4G में ऑपरेट कर रही है। और बहुत सारे लोग परेशान भी है जिनके पास में बीएसएनएल है कि भाई स्पीड अच्छी नहीं आती, एसएमएस टाइम पे नहीं आते। बट नंबर्स दिखा रहे हैं कि कंपनी ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करके चले तो 7.8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 20,841 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। अगर नेट इनकम की बात करके चले तो 23,500 करोड़ के आसपास थी, 10% ग्रोथ दिखाई दी है। अब इनका कहना है कि अभी हमारी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने वाली है क्योंकि भाई 5G में जाना है, बहुत कुछ करना है। इसके चक्कर में पैट ड्रॉप हो सकता है बट सब कुछ सही रहेगा। बट अच्छी बात है भाई, कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात करके चले तो उनका प्लान है 10 लाख जॉब क्रिएट करनी है 2030 तक टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से। मतलब ये खाली हम फोन की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स लाई जाएगी जिससे 4G 5G 6G इस टाइप की सारी टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इंडिया के अंदर बने और इंडिया से एक्सपोर्ट हो। अभी के टाइम पे जो इंडिया का जीडीपी का हिस्सा है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का, वो 7.8% है। 2030 तक गवर्नमेंट चाहती है इसको 11% तक ले जाना, 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, जिससे बहुत सारी नौकरियां भी क्रिएट होगी। तो बढ़िया चीज है भाई। गवर्नमेंट का प्लान ये है 2030 तक पूरे इंडिया के अंदर 4G हो जाए, 90% 5G की कवरेज आ जाए, साथ में फाइबर ऑप्टिक्स कनेक्टिविटी हर ग्राम पंचायत तक पहुंच जाए। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। बाकी इंडिया के अंदर अगर एआई लैपटॉप्स की सेल की बात करके चले तो क्वार्टर 1 के अंदर 185% बढ़ता हुआ दिखाई दिया भाई। अब अगली खबर है एक आदमी की जो 38 ईयर्स का होके $1 लाख एनुअली कमा रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके। ना उसे कोई कोडिंग की नॉलेज है, ना कोई टेक्निकल डिग्री है उसके पास में। देख लो, बहुत टाइम से मैं कह रहा हूं कि भाई एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यही टाइम है एआई में घुसने का, अपने आप को लेवल अप करने का। आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर सोचो एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे अपने आप को लेवल अप कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा है, ये जो एआई वाला सीन हो रहा है ना, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेवल का है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आके पूरी दुनिया बदल दी थी ना, वैसे ये एआई रेवोल्यूशन जो आ रहा है ये पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो अब सवाल आता है कि भाई इसको सीखे कैसे। हमारी इस वीडियो के जो पार्टनर है ग्रो स्कूल, वो इस थर्सडे को शाम को 7 बजे एक 3 घंटे की वर्कशॉप कर रहे हैं जिसका प्राइस है 15,000 रुपए। बट हमारी ऑडियंस में से पहले 1,000 लोगों के लिए वो 100% फ्री कर रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो किस तरीके से एआई से डेटा एनालाइज किया जाता है, पर्सनल ब्रांड बनाया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करी जाती है, कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, इनफैक्ट अगर आप नौकरी करने का प्लान कर रहे हो तो रिज्यूम बनाने में भी आपकी मदद करेगा। तो ये जो वर्कशॉप है ये आपकी बहुत मदद करेगी। चाहे आप एक टेक्निकल पर्सन हो, नॉन टेक्निकल हो, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, बिजनेस बैकग्राउंड से हो, नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से हो, तो इस थर्सडे अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 घंटे निकालो और अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंज लेके आओ। क्योंकि जो लोग एआई से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं ना, वो टॉप 5% के अंदर है, और जो नहीं कर पा रहे हैं ना, वो पीछे रहते जा रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ रजिस्टर करो, पहले 1,000 लोगों के लिए फ्री है। वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। अभी खबर ये भी कह रही है एलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है वो इंडिया में आ रही है और 850 रुपए पर मंथ के ऊपर हमको मिलने वाला है भाई प्लान। 1 करोड़ यूजर्स अट्रैक्ट करने का प्लान कर रहे हैं भाई। मतलब मुझे लगता है कि तबाही मचा देगा ये अनलिमिटेड प्लान 850 रुपए में स्टारलिंक का। अब हो सकता है कि जो Tier 1 सिटीज वाले उनको कोई सरचार्ज वगैरह देखना पड़े, बट अगर ये 850 रुपए इन्होंने Tier 1 सिटीज में निकाल दिया, तबाही हो जाएगी, तबाही।
अब यहाँ पे सवाल बस ये है कि कनेक्टिविटी कितनी दूर तक चलेगी। क्या मैं सैटेलाइट डायरेक्टली फ़ोन से कनेक्ट करके यूज़ कर सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ भाई एक ऐसा प्लान निकाला जाए, ये सैटेलाइट कंपनीज़ निकाले, ₹1000 ले लो हमसे महीने का। अब क्या हो, ₹1000 में मेरे को एक वाईफ़ाई मिल गया है जिसका कोई राउटर नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ऑफ़िस आ रहा हूँ, मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, मैं ऑलवेज़ कनेक्टेड रह रहा हूँ उस वाईफ़ाई से। तो मुझे शायद सिम की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं शायद कुछ वीओआईपी नंबर्स लेके भी चला सकूँ। मतलब ऐसा कुछ सिस्टम निकाला जाए ना, ₹1000 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट ₹1000 में कितने हमारी घर के फैमिली मेंबर्स यूज़ कर पाएँगे? ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग सॉल्यूशन हो सकता है, अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो। बाकी इंडियन बैंक्स अब अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को लोन दे पाएँगे, पहले भी दे पाते थे, बट इस बार आईएनआर के अंदर लोन दे पाएँगे। अभी तक फॉरेन करेंसीज़ के अंदर लोन दिया जाता था, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, उसके पास हमारा बहुत सारा एक्सपोर्ट जाता है। अब एक्सपोर्ट के लिए पहले हम उनको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में वो डॉलर से वो पेमेंट आती है, तो क्योंकि ग्लोबल करेंसी डॉलर, यूरो में चल रही है, तो हमको उसी के ऊपर काम करना पड़ता है। अब किसी को मान लो बांग्लादेश में या भूटान में हमसे माल मँगाना है, अब उसके लिए उसने क्या किया, इंडियन बैंक से आईएनआर में ही लोन ले लिया और उसी का यूटिलाइज़ेशन करके उसने सारा का सारा वो माल भूटान में मँगा के भेज दिया, सब कुछ कर दिया। इससे एक तो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर फॉरेक्स का लोड नहीं पड़ेगा और कहीं न कहीं नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडियन करेंसी चलनी शुरू हो जाएगी। हमारी करेंसी के ऊपर जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ये फॉरेक्स के चक्कर में, ये इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। कहीं न कहीं हमारी करेंसी भी स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई देगी। प्लस जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ होगी जिनको हमसे माल लेना है, तो वो अगर हमारी करेंसी में पैसा लेते हैं, तो उनको फ्लक्चुएशन करेंसी नहीं देखनी पड़ेगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर कोई मुझसे इंडिया में कोई माल ले रहा है और मैं उसको डॉलर में रेट कोट कर रहा हूँ, तो मैं उसको कह रहा हूँ भाई $1000। अब डॉलर का रेट तो ऊपर-नीचे हो रहा है ना, जिसके चक्कर में उसका पूरा बिज़नेस मॉडल खराब हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली मैं उसको कहूँगा भाई मैं तेरे से 80,000 रुपए लूँगा, 85,000 रुपए लूँगा, बात खत्म। अब डॉलर का रेट कहीं पे भी जाए, मैं 85,000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 85,000 रुपए मिल रहे हैं, उसको भी वही करेंसी देनी है हमेशा। एक कंट्रोल रहेगा ट्रांज़िशन के ऊपर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी ज़ेप्टो के सीईओ ने अपने कॉम्पिटिटर्स को एक्यूज़ किया है कि उनके अराउंड नेगेटिव खबरें बनाई जा रही है। बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा गलत बताया जा रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल डेटाज़ बेटर है, उतने बेकार नहीं है, जितने शोर मचाए गए हैं। इन्होंने अपने ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू को बताया है, जो कि मई 2025 में 2400 करोड़ रुपए पहुँच गया पर मंथ, जो कि पिछले साल हुआ करता था 750 करोड़ के ऊपर। एबिटा इनका 20% से इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। कैश बर्न 65% घटता हुआ दिखाई दिया है। जनवरी से अगर मई की बात करके चले, 1000 के आसपास इनके जो डार्क स्टोर्स है वो फुली एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे Q3 और 25 तक। तो ये किसको बताया जा रहा है? ये जो न्यूज़ है क्यों बताई जा रही है? अगर आईपीओ भी नहीं निकलना है, जब आईपीओ निकलेगा डीआरएचपी फाइल कर देना, सब देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने तो कल भी बात करी थी कि ज़ेप्टो में इतना हतड़-पतड़ क्यों मचा हुआ है? ये क्या है? कि कुछ पीछे से प्रेशर आ रहा है, या ये जो बात बोल रहे हैं कि जान करके नेगेटिव खबरें लाई जा रही है ताकि कुछ नुकसान हो सके ज़ेप्टो को, वो है क्या है पता नहीं भाई। कहीं न कहीं कुछ तो होगा ज़ेप्टो का, क्या होगा ये टाइम बताएगा। बाकी स्लीक की बात करके चले, जो कि 60 मिनट फैशन डिलीवरी स्टार्टअप है। सीरीज ए राउंड में $10 मिलियन उन्होंने रेस करे हैं। 80 से ज्यादा ब्रांड इनके पास में लिस्टेड है। बड़े-बड़े ब्रांड स्निच, द सोल स्टोर, बेवकूफ और भी बहुत सारे ब्रांड्स इनके ऊपर लिस्टेड है। बाकी क्विक कॉमर्स का जलवा हो रहा है भाई, सबको 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में चाहिए। एक 10 मिनट होम सर्विस स्टार्टअप है स्नैपबिट करके, उन्होंने सीरीज बी राउंड में $20 मिलियन रेस करे हैं। इस कंपनी के जो फाउंडर है 2024 में कंपनी शुरू करी थी और ये ज़ेप्टो के चीफ ऑफ स्टाफ थे। अभी के टाइम पे मुंबई के अंदर ही ऑपरेट कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर होम सर्विस दे देते हैं। ये 10 मिनट वाली जो सर्विस वाला कंपटीशन है ना, ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अर्बन कंपनी ने इंस्टा हेल्प निकाली अभी रिसेंटली और बहुत सारी कंपनीज आ गई जिनको फंडिंग भी मिल रही है। ये क्विक सर्विस वाली इंडस्ट्री के अंदर ये बड़ी इंडस्ट्री बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी फर्स्ट क्राई की बात करके चले तो 75 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है। Q4 के अंदर उन्होंने रेवेन्यू उनका 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। अगर खाली Q4 की बात करके चले तो लॉसेस 74% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। बट फाइनेंशियल ईयर 25 पूरे एनुअल की बात करके चले तो लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए। जहां पहले 321 करोड़ का लॉस था, वो घट के अब 215 करोड़ पे आ गया है। बट क्या ये सही है? जितना टाइम फर्स्ट क्राई को हो गया है, कॉन्स्टेंटली लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है? बाकी फाउंडर की सैलरी कितनी है?
कमेंट सेक्शन में बताना इनके। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो वो Xiaomi से आगे निकल गया है इंडियन मार्केट के अंदर। भाई ये बहुत बड़ी चीज हो गई है। Xiaomi एक टाइम पे लीडर था, पूरे फोन की इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा था इंडिया के अंदर उन्होंने। अब एप्पल लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, Xiaomi नहीं कर रहे। रीजन बताता हूँ। पहली चीज तो भाई Xiaomi के कलेश बहुत हुए, चाइना सेंटिमेंट आ गया, उसके बाद में बहुत सारे रेगुलेटरी इशू इनके पास आने को मिले, प्लस बाकी जो चाइनीज प्लेयर थे उन्होंने दबा के मार्केट कैप्चर करनी शुरू कर दी। चाहे हम वीवो की बात करके चले, ओप्पो की बात करके चले, ऑफलाइन के अंदर उन्होंने अच्छा खासा कट दिया है रिटेलर्स को, जिसकी वजह से मार्केट कैप्चर होती हुई दिखाई दी है। प्लस Xiaomi की स्ट्रैटेजी भी चेंज होती हुई दिखाई दी है। Xiaomi थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ चला गया कि हम भी महंगे फोन बनाएंगे, हम भी महंगे फोन निकालेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बैक शिफ्ट आ रहा है इनकी पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर। सब लोग मानते थे एमआई के फोन सस्ते होते हैं, अब एमआई के फोन महंगे होते हैं। कोई एमआई का फोन देखेगा यार सस्ता होगा, पता लगेगा 70-80 हज़ार रुपए का होगा। 70-80 हज़ार रुपए का एमआई का फोन, इतने महंगे फोन भी है एमआई के। बाकी एनएससी वालों की बात करके चले, 1,000 करोड़ रुपया उन्होंने सेबी को सेटलमेंट की बात करी है। ये एक इन्वेस्टिगेशन थी, अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हो बहुत सालों से चल रही है। इनफैक्ट हमारे यूट्यूब चैनल शुरुआत से पहले से चल रही है। 2015 में कांड हुआ था जहां पर जो एनएससी के डेटा सेंटर्स थे वो को लोकेशन पे पहुंच गए थे। इसका मतलब क्या था, एक सर्वर मेरे यहाँ पड़ा है, एक सर्वर कहीं और पड़ा है, तो अगर कोई सर्वर आपके पास में होगा ना तो वहां से आप डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकते हो। इसको समझने के लिए मान के चलो, टंकी से 2 नलके निकाले आपने और एक नलका एकदम टंकी के पास में है और एक पाइप आपने खींच दिया है 300 मीटर आगे और वहां पे नलका है। तो जब आप नलका खोलोगे, मान के चलो पाइप में बिल्कुल पानी नहीं है, आपने जैसे ही नलका खोला तो जो टंकी के पास होगा उसमें ज्यादा जल्दी पानी आएगा, दूसरे वाले में थोड़े टाइम के बाद आएगा। यही मान के चलो पानी की जगह डेटा है। जितनी भी शेयर मार्केट का काम होता है सबका सब टाइमिंग के ऊपर है। अगर आपको कुछ सेकंड्स पहले पता लग जाए कि शेयर्स ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे क्या होगा, तो आप बहुत कुछ मैनिपुलेट कर सकते हो। तो पूरा एलिगेशन इसी चीज के ऊपर था। अब ये सेटलमेंट भी करने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनको आईपीओ निकालना है। तो देखो क्या होता है, कब आता है इनका आईपीओ, कैसा आता है इनका आईपीओ। बाकी अगर मैं इंडिगो की बात करके चलूं तो उनके जो फाउंडर है वो अपने स्टेक्स को बेच रहे हैं। माना जा रहा है 6831 करोड़ के स्टेक्स बेचे जा रहे हैं अभी के टाइम पे। जो फाउंडर का फैमिली ट्रस्ट है वो 13.5% स्टेक ओन करता है एयरलाइन के अंदर। कहा जा रहा है 3.4% उसमें से बेचे जाएंगे 4.5% डिस्काउंट के ऊपर, और धीरे धीरे करके शायद और भी शेयर्स बेचे जा सकते हैं क्योंकि भाई इंडिगो के शेयर प्राइसेस तो बढ़िया बढ़ ही गए है ना, तो अच्छा टाइम है निकालने का। बाकी हुंडई की बात करके चले तो 8528 करोड़ रुपीस तेलंगाना के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ियां बनाने के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया है। ये R&D सेंटर होने वाला है 675 एकड़ के अंदर, जहां पर माना जा रहा है 4276 जॉब क्रिएट हो सकती है। बाकी अगर मैं GQG पार्टनर्स की बात करके चलूं तो उन्होंने इंडिया के अंदर जनवरी से मार्च के बीच में $2 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं। एक क्वार्टर के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया जितना पहले नहीं किया था उन्होंने। शायद उनको लगा मार्केट इस टाइम पे सही है इन्वेस्ट करने के लिए। इन्होंने बड़े बैंक्स हो गए जैसे HDFC, ICICI, SBI सब में इन्वेस्ट किया है, भारतीय एयरटेल में किया है, रियल एस्टेट सेक्टर में किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। तो पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो। अगर हम ट्रुथ सोशल की बात करके चले तो $3 बिलियन वो भी रेज कर सकते हैं, जिसमें से $2 बिलियन इक्विटी की फॉर्म में होगा और $1 बिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड की फॉर्म में होगा। ये पैसा क्रिप्टो खरीदने के लिए यूज होगा। डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है। क्यों कर रही है? क्या क्रिप्टो के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? क्या यूएस में कोई बड़ी खबर आने वाली क्रिप्टो को लेके, या फिर कुछ इकोनॉमी का बड़ा उथल पुथल होने वाला है? क्योंकि अगर इकोनॉमी खराब होगी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में, सिल्वर में, क्रिप्टो में, इन इंस्ट्रूमेंट्स में जाती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को 25% यूएस इंपोर्ट धमकी देने के बाद में सैमसंग को भी कह दिया है कि भाई आप सैमसंग का फोन यूएस में बनाओ वरना आप पे 25% टैरिफ लगेगा। सैमसंग के भाई फोन बस लॉन्च ही होने वाले हैं और अगर टैरिफ की बातें आएगी तो उसकी वजह से 30 से 40% प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये एक बड़ी चीज है सैमसंग के लिए। टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सैमसंग का मार्केट शेयर यूएस के अंदर ऑलरेडी डिक्लाइन के ऊपर चल रहा है। पहले 31% हुआ करता था Q1 of 24 के अंदर, जो Q4 तक आते आते 18% पे चला गया। मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 60% तक आ गया। ये बहुत बड़ा डिक्लाइन था। अब इसकी वजह से और घटता हुआ दिखाई देगा मार्केट शेयर। बाकी गवर्नमेंट ने यूपीआई के अंदर भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करी है, जहां पर 50 पे कैप कर दिया गया है। आप यूपीआई से अपना बैलेंस जो चेक करते हो उसको 50 बारी से ज्यादा कुछ करता है चेक? मुझे बताना कितने लोग हैं जो अपने बैलेंस को चेक करते हैं 50 से बार? नहीं 50 छोड़ो, 5 बार से ज्यादा
पर डे ऑन एवरेज। बाकी जो ऑटो पे मैंडेट्स होते हैं वो भी अब नॉन पीक आवर्स के अंदर ही हुआ करेंगे। ये ऑटो पे मैंडेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने कोई सब्सक्रिप्शन खरीदी है यूपीआई से, तो आपको यूपीआई ऐप के अंदर अप्रूवल देना पड़ता है कि भाई हर मंथ मेरे पैसे काट लो, और वो अपने आप आपके पैसे काटता रहेगा। तो वो नॉन पीक आवर्स में होंगे। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट घटती हुई दिखाई दी है। आप कह सकते हो स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा सा अच्छा रहा है, बट निफ्टी 50 और सेंसेक्स घटता हुआ दिखाई दिया है। बट ओवरऑल देखोगे तो मार्केट की सिचुएशन ऐसी ही चल रही है पिछले कुछ टाइम से। अगर मार्केट बढ़ती हुई दिखाई देगी तो हम कहेंगे भाई अभी यहाँ के सेंटिमेंट्स है जिसकी वजह से मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे अभी घटती हुई दिखाई दी है तो हम कहेंगे कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, यूएस जो कलेश कर रहा है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े डरे हुए हैं, जो पीई रेशियो है निफ्टी का वो थोड़ा ऊपर है एवरेज से, यही रीजन है मार्केट क्रैश होने का। बाकी मेरे हिसाब से मार्केट अभी ऐसी ऐसी चलती रहेगी, कोई बड़ा बम फटेगा तब पता लगेगा डायरेक्शन कहाँ जानी है। बाकी इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो दिख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।